राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी दलों के पदाधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं और इस काल में उपस्थित विभिन्न जगहों से आए हुए साथी, हम अपनी बात कुछ कहें इसके पूर्व आप सभी का मंच पर विराजमान समूचे नेताओं का मैं अभिवादन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इतने समय में जो आपको मैं समझ पाया हूँ कि आप उपस्थित हुए हैं किस मकसद को लेके, किन उद्देश्यों के खातिर, तो और बातें समझ पाएँ हम ना समझ पाएँ, लेकिन इतनी बात मैं अवश्य समझ पाया कि आपके भीतर एक व्यग्रता है इनकलाब के लिए, परिवर्तन के लिए, व्यवस्था में बदलाव के लिए। उस तड़प और उस जज्बा को मैं सलाम करता हूँ, उसका भी मैं अभिवादन करता हूँ। और इसीलिए कोई लंबी चर्चा आपके बीच में मैं करने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन कुछ मुख्तसर बातें हम आपसे करके हम आपको फिर से प्रणाम बोलेंगे। आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी शासन की पद्धतियाँ विकसित हुई, उन विकसित शासन की पद्धतियों में सबसे ज़्यादा गरिमापूर्ण, जिसमें मानवों को सर्वाधिक सम्मान मिला हो, वो शासन की पद्धति हमारे पूर्वों ने स्वीकार की, जिसको संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। और आप लोकशाही में हैं, और इस व्यवस्था के पूर्व चाहे आप गुलाम थे, हमारे समाज में राजा का जेठा पुत्र राजा होता था, महारानी का बड़ा पुत्र उसके कोख से जो पैदा होता था उस राज्य का उत्तराधिकारी होता था, राजा होता था। हमारे मुल्क में महात्मा जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और संपूर्ण जो हमारे निर्विवाद जितने महापुरुष थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान स्वाधीनता संग्राम के बाद केवल अंग्रेज गोरा था, सफेद चमड़ी का था, इसलिए उसे खदेड़ना चाहते थे। बात उनके त्वचा के रंग से नहीं था, उनके हुकूमत करने के तरीके से था। तो जिन महापुरुषों ने, स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने समाज परिवर्तन का जो सपना देखा और उसमें प्राथमिकता उन्होंने स्वाधीनता को दिया, स्वराज को दिया, तो वो इसलिए दिया कि केवल सफेद चमड़ी के लोग सात समंदर पार चले जाए, केवल ये मकसद नहीं था। उन लोगों का सपना था कि इनके जाने के बाद हम अपने भारतीय समाज की संरचना कैसे करें, कैसा आदमी होगा। तो गांधी जी आम आदमी की भाषा में कहते थे, आजादी के बाद सुराज आएगा। महात्मा जी कहते थे स्वराज्य के बाद सुराज आएगा, आजादी के बाद सुराज आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहा जा रहा है कि हम आजादी के अमृत काल में, हमको ठहर के विचार करना है कि अमृत काल में कितना अमृत टपका वंचितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, मुख्य धारा से कटे हुए लोगों के ऊपर, और लोकतंत्र में जो उनके जीवन में जो बदलाव आना चाहिए, कितना हम बदलाव कर पाए हैं। कम से कम 75 वर्ष स्वाधीनता के बीतने के बाद, इतने दिन बीतने के बाद हमको विचार करना पड़ेगा कि शासन की पद्धति में, जिसमें लोक सत्ता को मजबूत करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, लोकतंत्र में लोक मजबूत होगा, तंत्र उसके द्वारा नियंत्रित होगा, तब आप समझिए कि आपके पक्ष में, और आप तब कहा जा सकता है कि सुराज आए। तो जिस गुड गवर्नेंस की बात महात्मा जी कहते थे, जो सपना दिखाते थे, आज हमको बहुत शिद्दत से इस पर विचार करनी है कि वो सुराज कहाँ अटका पड़ा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र, लोकशाही एक निराकार शब्द, एक निराकार। उसका साकार रूप क्या है? इसका साकार रूप 5 वर्ष में जो सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार आपके हाथ में मिला है, आपका मताधिकार, वोट है। तो लोकशाही का, लोकतंत्र का जो साकार रूप है वो वोट है। लोकतंत्र का, लोकशाही का जो साकार रूप है वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, वो हिंदुस्तान की असेंबलीज है। लोकतंत्र के साकार रूप के लिए जो आप अपना नुमाइंदा चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट असेंबली के भीतर, वो आपकी भावनाओं के संवाहक होते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आज जो जिंदा इंसान है उसकी जिंदगी में कैसे बदलाव आए,
इसके लिए जरूरी है कि सियासत की समझ आपके भीतर होनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमने जो जिक्र किया राजा का बेटा राजा होता था, तो उस समय जो विधान आपके वहां था वो विधान खड़ी पाई का था। एक खड़ी लाइन में वो व्यवस्था थी और किसी न किसी का पांव किसी के सर के ऊपर था। लेकिन आजादी के बाद जब इस मुल्क की आईन की रचना की शुरुआत हुई, हमारे मुल्क के संविधान की रचना के लिए जब महापुरुष बैठे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा जी के आशीर्वाद से सारे बड़े लोग, समाजवादी आंदोलन के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, ये सारे महापुरुष जो सोचते थे, वो जो खड़ी लकीर की हमारे वहां समाज व्यवस्था थी कि किसी न किसी के सिर पे किसी न किसी का पांव था, इस तरह की जो व्यवस्था हमारे वहां थी, बाबा साहब अम्बेडकर के उस आईन में, उस संविधान में उसने पट लाइन की। उसने कहा किसी के ऊपर किसी का सिर नहीं होगा, सबके कंधे दूसरे कंधे से मिले होंगे, सह अस्तित्व की बात होगी, सद्भाव की बात होगी, भाईचारगी की बात होगी, और हमारे वहां कोई ऊपर और नीचे की बात नहीं होगी, गैर बराबरी खत्म होगी। तो आज मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं कि अभी बहुत लंबी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी और कहीं भी आप माथा मारिए, अगर सियासत में शुचिता नहीं बहाल हुई, राजनीति में अगर पवित्रता नहीं बहाल हुई, तो आप झक मारते रहिए, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो अपना घर त्याग के विभिन्न नामों से निकले हैं झंडा बरदार बन के, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, राजनीति का कार्यकर्ता सांसारिक फकीर होता है, राजनीतिक कार्यकर्ता लौकिक फकीर होता है। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जो सन्यासी हैं, जो परिव्राजक हैं, वो आपको वैकुंठ की बात करते हैं, आपको नरक से जाने का भय पैदा करते हैं ताकि आपके आचरण में सुधार आए, उस नरक के भय से आप अच्छे काम करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरक और स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह दुनिया में नहीं, कोई इस धरती पर नरक और स्वर्ग जैसी कोई भौगोलिक जगह नहीं है। ये आदमी के स्टेट ऑफ माइंड का परिचायक है। अगर हम नैतिक भाव से रहते हैं तो हम स्वर्ग में हैं, अगर हम शत्रुता के भाव से रहते हैं, हम दूसरे को अलग ढंग से देखते हैं, अगर हमारे देखने का अद्वैत भाव नहीं है, सब में हम अपना दर्शन नहीं करते हैं, तो हम तो नरक में ही जी रहे हैं। कहीं नरक और नहीं है, कहीं स्वर्ग और नहीं है। तो आज आपके ऊपर, आपके बीच में कोई और लंबी चर्चा नहीं करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मताधिकार के प्रति गरीब आदमी को जागरूक करना, भिखारी को चांदी दे दो, सोना दे दो, संपदा दे दो, बिरादरी के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, किसी और पसंद के नाम पर, लेकिन 5 वर्ष के लिए अपने अमूल्य मताधिकार का इस्तेमाल पात्रता के आधार पर करो। ये गरीब आदमी जिस दिन जाग जाएगा, जिस दिन गरीब आदमी के भीतर ये समझ पैदा हो जाएगी कि जैसे हम अपने जवान बेटी के लिए योग्यतम वर का चुनाव करते हैं, वैसे ही हम बाजार में कोई उपयोगी वस्तु खरीदने जाते हैं, इस तरह का उससे निगोशिएशन करते हैं, ठीक उसी तरह से सब कुछ हम दान दे सकते हैं बगैर सोचे, लेकिन अविवेकी तरीके से हम अपने वोट का इस्तेमाल अपने प्रतिनिधि के निर्वाचन में करना ही नहीं करेंगे। ये हल की मुठिया पकड़े हुए आदमी, गिट्टी मिट्टी तोड़ने वाला मजदूर आदमी, हर गरीब आदमी, उसको समझाने की आवश्यकता है कि सबके साथ लापरवाही क्षम्य हो सकती है, लेकिन अपने मताधिकार के साथ लापरवाही तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए खतरनाक होगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक बात हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, राजनीतिक दल चलाने वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, लोहिया जी केवल समाजवादी पार्टी, समाजवादी दल के लिए नहीं बोलते थे, वो एक राजनीतिक धर्म, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले राजनीतिक हैं, उन्हें ये संकल्प लेना है। अब वो संकेत में कहते थे वोट, बावड़ा, जेल, ये 3 बातें बोलते थे। वोट कहते थे कि अगर राजनीतिक बदलाव चाहते हो तो निर्वाचन में तुम्हारी भूमिका होनी चाहिए। वोट मतलब वोट से उपेक्षापूर्ण व्यवहार करके कोई परिवर्तन अगर सोचे हो तो शायद नहीं हो पाए। तो दूसरी बात कहते थे बावड़ा, बावड़ा रचनात्मक और सृजन का प्रतीक। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि केवल वोट ही नहीं लड़ना है, हमको सृजन का भी काम करना है, हमको रचना का भी काम करना है, हमको जो समाज में व्याधि है उन व्याधियों को दूर करके एक
इंडिविजुअल भी अच्छा आदमी बने, उसके भीतर के भी जो दुर्गुण है वो दूर करके सत्याग्रही बने। ये डॉक्टर लोहिया का कहना है। मैं आपको एक बात कहूं, कार्ल मार्क्स का चिंतन ये था, सबसे बड़ा विख्यात राजनीतिक